जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अमृतकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तो बोला था, ये अमृतकाल है, और पंच प्राणों की बात भी कही थी। द पॉइंट इज लाइक, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, पंच प्राण की बात करते हैं, तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। बट पर्टिकुलरली अगर हम आम जन को भी, क्योंकि ये बात कहना बड़ा आसान होता है कि भाई जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो अपना काम करते रहेंगे, आप लीडर पे यानी कि नेता पर, नेतृत्व पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और आप जो है वो शांत बैठिए। लेकिन मनुष्य जो है ना वो शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि हर किसी के पास दिमाग है। अब दिमाग आपको लगता है कि नहीं है उसके पास दिमाग, लेकिन उसको लगता है कि उसके पास में बहुत अच्छा दिमाग है, और वो अपने दिमाग से सब चीजें सोचता है। वो अपने दिमाग से बताता है कि विराट कोहली को टीम से आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो अपने दिमाग से सोचता है कि विराट कोहली तो फिट है, लेकिन रोहित शर्मा जो है उसकी तोंद निकल आई है। वो अपने दिमाग से सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, या फिर नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश को अखंड भारत बनाने की दिशा में, विश्व गुरु बनाने की दिशा में अच्छी शक्ति के साथ में लगे हुए हैं। वो अपने दिमाग से सोचता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये कहना कि आप केवल विश्वास रखिए और आंखें मूंद करके मस्त हो जाइए, बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों को बताना पड़ता है कि आपका तरीका क्या होने वाला है, आप कैसे ये काम करने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। और अगर वो नहीं बताते हैं तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उस बात को समझ करके अपने नेशनल, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे और भारत के बारे में जो आपकी समझ है उसके आधार पर लोगों को ये बताएं कि ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं। और न केवल लोगों को बताएं, बल्कि जिन्होंने ये चीजें लाल किले की प्राचीर से बोली हैं उन तक भी वो चीजें पहुंचाएं। अब पहुंचाने का माध्यम अगर जम्बू टॉक्स बन रहा है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आपसे निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथि श्रीमान देवेंद्र कैंथोला जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। जम्बू टॉक्स में पहली बार पधारे आप। नमस्कार, धन्यवाद। मैं और अपने दर्शकों से आप बताना चाहूंगा, देवेंद्र जी एक तरीके से यायावर प्रवृत्ति के धनी हैं, और आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। लगातार आपने, मतलब जो आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, आपने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जिसके साथ में आपने 1 महीना व्यतीत ना किया हो। अगर कोई लोग ये तो कह सकते हैं कि मैं दुनिया की सभी प्रजातियों से मिला हूं, लेकिन ये कहना कि 1 महीने तक लगातार मिला हूं, ये थोड़ी अलग बात हो जाती है, थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। और ये अनुभव जो है वो आपको बातों में झलकता हुआ दिखाई देगा। तो देवेंद्र जी, बिना समय व्यतीत किए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल की बात है, पंचप्राण की बात है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात है, अखंड भारत की बात और हिंदू राष्ट्र की बात तो लगातार कब से चली रही है। लेकिन आम आदमी जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, वो आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकता, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि ये सब कुछ होगा तो सही, चाहते तो सब है, लेकिन होगा कैसे। तो जो कैसे होगा उसका उत्तर आप जैसे लोग जो हैं उन्हें देना चाहिए। तो आज हमारे दर्शक चाहेंगे आपसे कि इन प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर आप अपने प्रबोधन में दीजिए। तो ये शिवत्व मंच जो है जम्मू टॉक्स का, ये आपके लिए है, और कृपया इसका उपयोग करें और हमारे दर्शकों से अपनी जो अनुभव है और आपकी जो बातें हैं वो उसे साझा करें। आपसे निवेदन, कृपया पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बार जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अभिभाषण लाल किले से दे रहे थे, तो मैंने उसको समझने की चेष्टा की। उसके बाद में उनका जो पूरा स्पीच, उनके जो पूरा भाषण था, लगभग 14-15 पेज या उससे ज़्यादा आता है, उसकी अंग्रेजी प्रतिलिपि मुझे मिल गई, तो वो मैंने उसका अध्ययन भी किया। और यदा कदा मैं इनके जो मन की बात वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह जो इनके होते हैं, उनको मैं सुनता हूँ, और बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मैं भारत की व्यवस्था, प्रबंधन, चाहे वो आपके प्रबंधन, जब मैं कहता हूं तो मैं प्रशासकीय प्रबंधन को लेकर के देख रहा हूं, निजी क्षेत्र को लेकर के देख रहा हूं, क्योंकि अपनी यायावरी जीवन में
सिवाय मैं या खाली मैं यायावर ही नहीं था, यायावर होने के पीछे जो कारण था वो ये भी है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मसौदों पर, अंतर्राष्ट्रीय या भारत के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें भी मेरा हस्तक्षेप न भी कहूं तो उसमें मेरा एक एक भूमिका थी। तो वो लेकर के जब मैं देखता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड या मेरी भूमिका एक इंजीनियर बतौर, या मिस्त्री मैं कहूँ, मिस्त्री मतलब इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब यह है कि जब किसी चीज को हम लोग बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी लाइफ, उसके जीवन कितना होने वाला है, उसके जीवन में या उसके जो भी इक्विपमेंट है, जो भी चीज है, उसके लिए जो भी उपकरण जो लगेंगे, जो संयंत्र लगेंगे, उनकी लाइफ कितनी है और उसको उनके अनुसार, उनके अनुपात में आगे चलना पड़ेगा। ये हम बतौर इंजीनियर हमारी ये डीएनए में आ जाता है। दूसरी चीज, मेरी भूमिका मैनेजमेंट या प्रबंधन उसके ऊपर भी रही है, और उसमें अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्योंकि मैं उस वातावरण में था, तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट के जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इसका सम्मिश्रण करके जो एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट होता है, उसमें भी हमारी एक अध्ययन के साथ साथ उसको जमीन में उतारने की भी एक हमारी भूमिका रही थी। तो जब उनके अभिभाषणों को मैं सुनता हूं और उसके मैं साल दर साल उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव भारत के जीवन में क्या पड़ा, वो कहां पर है, लोग कहां तक, क्योंकि माने या न माने, चाहे या न चाहे, और मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा क्योंकि अमूमन एक चीज हम लोग अखबार में पढ़ते हैं और लोग उसके ऊपर आक्षेप भी करते हैं कि अरे भैया ये तो सब जुमलेबाजी चल रही है। उनकी भाषण से, उनको देखने से, उनके जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि वो जुमले में इन सब चीजों को बोल रहे होंगे। कहीं उनकी आत्मा के अंदर से एक आवाज आती है जो शब्दों के रूप में निकल के आती है। वो अगर पूरा हो सके, हम उसको पूरा करने में कुछ योगदान दे सके, तो हमारी इच्छा या महत्वाकांक्षा ये रहेगी। अब हम इस साल के अमृत वर्ष और अमृत काल, अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जो नेता हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो एक बार गद्दी में आ गए तो 5 साल से ज्यादा उनकी सीमा नहीं रहती है। इतने लंबे काल के लिए अमृत काल 25 साल का लेकर के, और उसके ऊपर कुछ ऐसे बिंदुओं को ज्यादा नहीं, 5 प्रण उन्होंने लेने के लिए कहा। तो इन 5 प्रणों को जनता उसमें लेकर के चले, क्यों चले, कैसे चले, जनता को कैसे लेके, जनता के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए। तो चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन, वो मेरा अपना विषय है। तो इस यायावरी जीवन में पर्वतों से लेकर के सागर तक, और सागर में भी अथाह सागर तक, वो जो मेरी यात्रा रही है, क्या मैं देश के राष्ट्र के लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको जमीन में उतारने के लिए क्या योगदान दे सकें आपके माध्यम से, वो करने का जरूर हमारी इच्छा है, हमारी महत्वाकांक्षा है। आवाज वहां तक पहुंच जाए तो हम अपना पक्ष भी वहां पर रखें। अब ये 5 बिंदुओं पर मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और उनका जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर भी एक निचले दर्जे के चपरासी से लेकर के सचिव दर्जे तक, जो रिटायर होकर के आ चुके, जो शायद अभी भी हैं, उस दर्जे तक मेरा जो संवाद हो पाया था सब अनऑफिशियल था, या जिसको है कहें दे आर नॉट ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन वो जो मैं समझ पाया तो एक चीज जरूर मेरे दिमाग में आई, और किसी मेरे ख्याल से अफ्रीकन कहावत है जहां वो कहते हैं कि भाई इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते, समाधान आप नहीं बन सकेंगे, समाधान का हिस्सा तो बन सकते हैं। अगर हम शासन प्रशासन समाधान का हिस्सा नहीं बन सकता है तो समस्या शासन में है, प्रशासन में है। So if you are not a part of the solution, then you are the problem. समस्या नहीं है,
समस्या शासन और प्रशासन में है। इसका समाधान कैसे होगा वो अगला प्रश्न है, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे जब आप उसको रेस करेंगे। एक और जो मैं यहाँ पर लेकर के आना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि द ओनली थिंग दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन इज chaos एंड मिसमैनेजमेंट। किसी भी संस्था में, किसी भी प्रतिष्ठान में चीजें स्वतः ही हो जाएंगी, ये एक भ्रम है, ये एक भ्रांति है। किसी भी मार्ग में एक ही जगह जो है जल जो है नीचे ही जाता है। मनुष्य अपने मूल्यों से नीचे ही धंसता चला जाएगा अगर उसको आगे चलने की प्रेरणा या उस किस्म का वातावरण या उस किस्म के लक्ष्य न दिए जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बिंदु जो दिए, और ये जो जिन बिंदुओं को मैं लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये है कि वी वांट टू बी, हम सब चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बने। क्या ये जो पूरा मैं कहूं तो सिस्टम है भारत का, जहां एक अदना चपरासी भी अच्छे से अच्छे आदमी को जब तक अपना ओहदा न साबित कर सके, वो अहंकार, वो दम्भ, सेवक तो है नहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्या सर्विसेज होती है पता नहीं। फॉरेस्ट सर्विसेज क्या सेवाएं देते हैं, इसके ऊपर तो जो है बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। पुलिस सर्विसेज, वो क्या सर्विस दे रही है तुलनात्मक दृष्टि से। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के काल से, ब्रिटिश राज के काल में, आज के काल में क्या फर्क आया है वहां, वो एक हम सब उसको रोज अनुभव करते हैं। मुझे शब्दों में उसका व्याख्यान देने की, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ये 25 साल का जो अमृत काल है, इस अमृत काल में 5 जो बिंदु, जो प्रण माननीय प्रधानमंत्री ने दिए, उसके लिए क्या वो उस प्रकार का वातावरण, उनके दिमाग में कुछ जरूर होगा, वो वातावरण आए क्या? ये जो सिस्टम उनका है, और मेरे ख्याल से किसी एक बड़े नेता ने जरूर कहा था कि दे, यानी भारतीय जनता पार्टी, दे मे बी द गवर्नमेंट, वो शासन है, इसमें शक नहीं। वी आर इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम की कंट्रोल, इसके ऊपर तो कंट्रोल हमारा है। शासन लेकर के क्या करोगे? इस सिस्टम को बदलने के लिए मान्यवर 25 साल में बदला जा सकता है, मुझे शक नहीं, लेकिन उसकी जो भूमिका करनी पड़ेगी लिए, उसके लिए जो पूरा मैं इसको प्रपंच नहीं कहूं, पूरा जो इस पूरे यंत्र को मॉडिफाई जो करना पड़ेगा, जब वो यंत्र तैयार, वो जो भूमिका तैयार करेगा, भूमि तैयार करेगा, तब जाकर के उसमें ये 5 प्रण लोग पूरा कर सकेंगे, ये मेरा मानना है। सो इसमें अब आगे मैं इसमें किस विषय पर, किस विषय वस्तु पर जाऊं, आप बताइए। आपकी अनुमति हो तो मैं ये 5 प्रण को अपने शब्दों में रख भी सकता। एग्जैक्टली आपने जिनको 5 प्रण की बात कही है, यही बात जो है हम लोग इसे ही सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब विसंगतियों की बात आती है तो हम जो पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं, बड़ी जो ग्रीक की सभ्यता रही, यूनानी सभ्यता रही, तो ये जो बड़ी और भारी सभ्यताएं मानी जाती रही हैं, बड़े बड़े साम्राज्य माने जाते रहे जो खत्म हो गए। द प्रॉब्लम इज लाइक वो साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स में एक स्टेटमेंट था कि सरकार उनकी नहीं है, सिस्टम अभी भी उनका है, ठीक वैसे ही ग्रीक रोमन खत्म तो हो गए, राज्य खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम जो है ना वो अभी भी चल रहा है। यानी कि विसंगतियां वहीं से निकल के सामने आ रही हैं। अब उन विसंगतियों को दूर कैसे किया जाएगा? वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन क्या 75 वर्षों का ये लोकतंत्र जो हमने अपनाया है, या फिर इससे पहले की बात करें जब इंग्लैंड में, अमेरिका में ये चला होगा, 200 वर्ष का हमारी सभ्यता, जो हम अगर महाभारत काल की बात करें तो 5000 साल तो हमको वहां हो जाते हैं, रामायण काल की बात करें तो अलग अलग बातें हैं, लोग कोई 7-8 हजार साल बोलता है, कोई और आगे की बात करता है। अगर हम सामान्य रूप से 7000 साल भी माने तो 7000 साल के कालखंड में 200 वर्ष का लोकतंत्र सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? और अगर है तो यह प्रश्न भी उठेगा कि हमारा जो पुरातन कालीन स्वर्ण युग था, क्या हम उस स्वर्ण युग को ऐसा मान लें कि साहब वो तो युग था और चला गया,
अब हमें उससे यह लेना देना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। क्या ऐसे ही हैं हम हिंदुस्तानी? देवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसको और ग्रीक यूनान सभ्यता को लेके आने के लिए इस चर्चा में, और कि हम लोग इस लोकतंत्र में जो 200 साल का जो पश्चिम में है, 75 साल का हम है, 75 साल जो हमने देखा समझा और कुछ हद तक भुगता भी, क्या हम उस लोकतंत्र में ये सब लेकर के आते हैं? अब चलिए हम पहले आपके पहले बिंदु के ऊपर चलते हैं, जहां आपने कहा कि हाँ, पश्चिम, ये आज की डेमोक्रेसी, ये आज का लोकतंत्र, वो पश्चिम ने उसकी परिभाषा दी। द वेस्ट हैज डिफाइंड इट एज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ताली बजाओ बच्चा। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 2, 2,500, 3,000 साल पे प्रमाण है कि लोकतंत्र था और वो चलता भी था, और वो लोकतंत्र जो है तकरीबन 250 साल तक, यानी आपके औपनिवेशिक काल या 1757 या हम कहते हैं 17वीं शताब्दी तक उसके कुछ न कुछ संकेत थे। अभी भी कहीं थोड़ी बहुत सुगबुगाहट वो दिखाई देती है। बात आई मिस्र, यूनान, ग्रीस, इन सभ्यताओं का, मैं इसके लिए कह सकता हूं क्योंकि सौभाग्य से अपनी इस यायावरी जो जीवन रहा है, मुझे एक बार मेरा सौभाग्य ये हुआ कि मैं कुछ एक छुट्टी बिताने के लिए इजिप्ट, मिस्र, वहां मैंने सोचा 10 दिन 5-10 दिन वहां बिताए जाए। तो अब खोजी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं जो है लेके चले ही जाते हैं, खोजते करते मैं कॉप्टिक यूनिवर्सिटी पहुंच गया। और क्योंकि मेरा मेरा विषय रोजी रोटी का एक रहे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट प्राचीन सभ्यता और उससे कुछ सबक लेना, उसको दोबारा परिलक्षित करना, वो कहीं दिमाग के कोने में सुगबुगाहट हमेशा रही थी। तो मैं कॉप्टिक यूनिवर्सिटी चला गया और वहां एक डॉक्टर इजाक फनूस हुआ करते थे। वो आपके आइकोनोग्राफी के प्रोफेसर थे, उनके साथ बड़ी गहरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि जो शब्द कॉप्टिक है, इसका जन्म हुआ इजिप्ट, गोप्तो। तो गोप्तो से कॉप्टिक निकला, और जब क्रिश्चियनिटी आई, क्योंकि पहले तो क्रिश्चियनिटी जो है हावी हुई, पहले क्रिश्चियन कोई थे नहीं। 3वीं शताब्दी में जब आपके तुर्की का या ऑटोमन एम्पायर से पहले जो वहां का काल था, तो वहां जो है मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, जो पहली बार उसकी पत्नी भी थी, तो ये लोग जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, उसके बाद से एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक पॉलिटिकल फोर्स बन के क्रिश्चियनिटी जो उभरी थी। तो उसके बाद में जो प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता जो थी, उनकी वास्तुकला वगैरह को उसको लेकर के जो चल रहे थे, उस परंपरा को लेकर के चल रहे थे, वो क्रिश्चियन बन गए। तो इनको इजिप्शियन क्रिश्चियन के बदले कॉप्टिक क्रिश्चियन कहा गया, और वो उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद में मोहम्मद साहब के जाने के 30, 40, 50 साल के अंदर पूरा का पूरा मिस्र जो है वो इस्लामी हो गया। एक छोटी सी टुकड़ी कॉप्टिक क्रिश्चियंस की रह गई, और कॉप्टिक क्रिश्चियंस के एक नाम बहुत जबरदस्त, उनकी अपनी निष्ठा, उनके अपना मैं कहूँ तो कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी इस चीज में हो सकती है। या हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एक जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बुर्तोस गाले, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन थे। तो यहां पर जब बात हुई तो ये चीज स्पष्ट हुई, और मेरे जो मैं उनको अपना एक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में लेता हूं, डॉक्टर सीटन बैक्स्टर, जो नेचुरल डिजाइन सेंटर के प्रोफेसर थे, ब्रिटेन के पहले वो नेचुरल डिजाइन के पीएचडी होल्डर रहे थे। जब मैं उनसे मिल रहा था 15-16 साल पहले, तो तब उनकी उम्र जो है 70 से ऊपर आ गए थे। ईश्वर करे वो दीर्घायु हो और उन्हें यहाँ लेकर के आने का मौका मिल सके। मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं। अब ये आते हैं कि जब उनके साथ चर्चा हो रही थी, आज की परिस्थिति में डेमोक्रेसी वगैरह जो आपने इस्तेमाल किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रण लेने के लिए कहा और 25 साल में भारत को लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन शब्दावली जिसका इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वो हिंदी में हो,
लेकिन वो अंग्रेजी से उसका अनुवाद करके हिंदी में रखा जाता है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को भी उसी रूप में मैं देख रहा हूं। वो जो मौलिकता थी, भारत की मौलिकता, वो अभी तक आई नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसके प्रति संवेदनशील हैं, वो जानते हैं, लेकिन क्या वो सिस्टम, और मैं यहां आरएसएस को भी लेकर के आ जाता हूं, क्या आरएसएस के लोग अध्ययनशील हैं? अगर हैं तो उन्हें कम से कम इनका अध्ययन करना ही चाहिए। जैसे आपके मैं नाम मेरे, उनकी एक बहुत खूबसूरत, उनका देहांत हो गया। वो सन 50-55 से संलग्न थे। उन्होंने काफी संस्थाएं खड़ी की, और मैं नाम उनका आएगा मैं लूंगा, लेकिन उनकी एक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है द थर्ड वे, तीसरा रास्ता। इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के ऊपर है। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई एक था इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के, एक था जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म, एक उसके बाद में आया जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म। ये दोनों से कल्याण तो नहीं हुआ। अगर कल्याण होना है तो देयर इज अ थर्ड वे। वो थर्ड वे को हिंदू वे जो कहते हैं, मैं उसको कहूंगा पारंपरिक सनातन धर्म के आधार पर खड़ी हुई। वो उनकी एक परिदृश्य में वो था, उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया, उसके बिंदु जरूर दिए। अब हम जब यहां लेकर के आते हैं, जो आपने कहा कि यूनानी, देखिए ग्रीक सभ्यता का इतिहास को लेकर के चले, पश्चिम का इतिहास लेकर के चले, जुमा के जुमा, आप ये समझ लीजिए कि क्रिश्चियनिटी शुरू हुई लगभग 2000 साल पहले, और उसके 600-700 पहले तो आपके जुडाइज्म आया, यहूदी मत आया मोसेस हजरत मूसा से, और उनके जो पूर्वज थे वो थे आपके अब्राहम। तो इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये इनको एब्राहमिक रिलीजन्स भी बोलते हैं, ये एब्राहमिक फेथ सिस्टम, ये अहले किताब, ये तीनों की तीनों उसमें आ जाते हैं। तो इनको जो इन्फ्लुएंस हुआ वो थे आपके ग्रीक, रोम बाद में आया। अब ग्रीक से पहले जो सभ्यता थी वो थी जिसको यूनानी कहा जाता था, या आयोनियन, जहां से सिकंदर आया था। तो यूनान को ऊपर जो है एक उससे निष्कृष्ट सभ्यता ने यूनान को जीता, और जैसे भारत को अंग्रेजों ने छोटे से किया, पिद्दे का शोर, लेकिन वो पूरा निगल गया भारत को, ऐसे ही ग्रीक ने यूनान को निगल लिया। और जो यूनानी सभ्यता जो आज हम कहते हैं, ग्रीक और यूनान में, एथेंस वगैरह में, और उनमें मैसिडोनिया, मकदूनिया जिसको कहा जाता था, तो सिकंदर ग्रीक नहीं था, मैसिडोनियन था, मकदूनिया से वो आया था। हम जरा इसको, इस परिभाषा को स्पष्ट कर लेते हैं। अब ये रहा कि पहले की जो सभ्यताएं, या ये जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक या एब्राहमिक फेथ सिस्टम्स, ये इनका आधार, इनका एक आध्यात्मिक आधार कहिए या इंटेलेक्चुअल में कहूंगा, अध्यात्म वहां पर कुछ है राम भरोसे, उनका जो इंटेलेक्चुअल बेस है वो ग्रीक, या हम स्पष्ट कहें तो मैसिडोनियन या मैकेडोनियन या मकदूनियन, वो सभ्यता से लेकर के चलता है। और वो द्वैतवाद में चलता है, गॉड वहां और मैं यहाँ, मैं उसका खास एजेंट, उसके अनुसार से आपके तीनों ये जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं। तो वो सभ्यताएं थी। अब वो, क्योंकि भारत 1700 के बाद, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद तो पूरा खेल ही पलट गया। लेकिन ये जो है इस्लामिक इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गया था। अब बंगाल की कथा को लेकर के पढ़ते हुए चले, चाहे वो उन्होंने तलवार के जोश पे किया हो या सूफीज्म के, तलवार तो हमेशा कहीं ना कहीं थी। सूफीज्म एक जिसको हम कहें, वो इट वाज अ स्मोक स्क्रीन, एक पर्दा था और एक लेजिटिमेसी ला करके देता था। तो उसके अनुसार मतांतर, जब बंगाल का इतिहास हम देखते हैं तो वो निकल कर कहते हैं, भारत का इतिहास देखते हैं और ये कन्वर्जन का इतिहास देखते हैं तो वो भी आ जाता है। तो हम लोग, और इस समय पर जो भी हमारा सिस्टम, अब मैं सिस्टम इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे संपर्क और मेरे संवाद उन लोगों से होते हैं जो केंद्र में सचिव स्तर तक पहुंच चुके थे, जो अपने राज्यों में चीफ सेक्रेटरी तक होकर के आ चुके थे, और वो स्वीकार करते हैं कि हमारे पास अपनी मौलिक परिभाषाएं तो है नहीं। और जब हम किसी चीज को लेकर के, भले ही हम उनको, if we are challenging them, we are negating them, we are using the same terminology,
we accept their dominance. तो राजीव मल्होत्रा जी ने जब नॉन ट्रांसलेटेबल्स करके संस्कृत के ऊपर जो लिखा, उनके जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो बहुत बढ़िया है। सवाल ये है कि आज और इस अमृत काल में, अमृत वर्ष में, कि ये मात्र एक जुमला न हो जाए। क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल, लोगों का विश्वास उसके ऊपर तब आएगा जब ये पूरा इनका जो सरकारी संयंत्र जो है, इनका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को चलाने वाले जो लोग, उनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि ये तो सब आईएएस में निकले हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स करके निकले हैं, सब फराटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग मान्यवर ट्रेनिंग जो है वो जानवरों को दी जाती है। You can train an animal, you can't train a human being. But if you have to train a human being and you're saying you're training a human being, then आप उसकी मानसिकता की अवमूल्यन कर रहे हैं। So human beings, their acceptance, their level has to be raised. उनको जो है आगे प्रोत्साहन करना पड़ता है। आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते, आप उनको एक्लेमेटाइज कर सकते हैं, आप उनके अवेयरनेस को उठा सकते हैं। सो शायद भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत लोग हैं जो उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, उनके मूल्यों को बदलने के लिए, जिससे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा करके निकला है। 1986 से 90 के बीच में जो गोष्ठियां चली थी, जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को वॉल स्ट्रीट को हैंड ओवर कर दिया गया था, तो 1990 के बाद जो हमारा करिकुलम चेंज हुआ, वो अभी जाकर के कह रहे हैं कि अब हम बदल रहे हैं, अब हम मूल भारतीय सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव उसकी अग्रता करेंगे, और वो इसके ऊपर जो आरोपित करेंगे वो है आपका सनातन धर्म से वो अलग होगा, है, क्योंकि जो आदमी जिस सिस्टम में ट्रेन किया गया है, बाबा रामदेव जहां ट्रेन हुए हैं, वो शब्दावली कुछ भी इस्तेमाल करें, वो सिस्टम अंत में वो आपके सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि उनको जिसको हम कहें, और इसमें एक बहुत बढ़िया न्यूरो साइंटिस्ट है भारतीय मूल के, उन्होंने कहा था दिस इज कोग्निटिव रेजोनेंस। तो वर्तमान पीढ़ी का कोग्निटिव रेजोनेंस जो है, उनके संस्कारों में जो पल करके आया है, वो कोग्निटिव रेजोनेंस उनका वो है जो पिछले 50-60 साल से चलता आया है। नाउ दैट, उसको बदलने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जिसको कहते हैं कैरेट एंड द स्टिक मेजर, एक संतुलित तरीके से उसको लेकर के चलना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को आगे लेकर के चलना ही पड़ेगा, तब जाकर के, और वो संभव है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा, और आज समस्याओं को लेकर के मैं उसको लेकर के आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता के चलते आज की समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसके समाधान के लिए आपको दूसरी मानसिकता लेनी पड़ेगी। तो यूनानी, रोमन इत्यादि सिस्टम से जो आज हम जिस मैं यूं कहूंगा जिस खाई की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हुआ, 2013 में जो केदारनाथ था, उस क्षेत्र में 6 महीने तक मैं रह करके उस पूरी विभत्सिका को देख करके आया। उसके बाद 1150 किलोमीटर मैंने उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में पद यात्रा जो की थी, अपने गांव को जानो, अपने लोगों को पहचानने के अंतर्गत। तो ये समझ में आया मुझे कि इसको करने के लिए ये पश्चिमी जो रास्ता है, जो हमारी नकेल में लेकर के वहां लेके जाया जा रहा है, वी विल हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, और वो ऑल्टरनेटिव हमारी सभ्यता में है। प्रोफेसर सीटन बैक्स्टर ने बिल्कुल स्पष्ट किया था, ये जो ग्रीको रोमन सिस्टम है, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो जूडियो क्रिश्चियन इस्लामिक सिस्टम है, ये समस्या की जननी है। समाधान दूसरे क्षेत्र से आएगा, और एक जिसको हम कहते निरंतर चलती हुई संस्कृति, भारतीय संस्कृति, और मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं
कि आपने इसका नाम जाम्बू द्वीप को लेकर के रखा। आज सुबह मैं तर्पण के लिए बैठा हुआ था, तो उसमें जाम्बू द्वीप पे भारत खंड है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। जाम्बू द्वीप में भारत खंड में मैं बैठा हुआ उस स्थान पर तर्पण के लिए संकल्प सहित बैठा हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वो लेकर के चलना चाहते हैं तो बिना खुद के संकल्प को लिए, बिना अपने खास लोगों को संकल्पित किए हुए, बिना उनका ये समझे हुए कि संकल्प होता क्या है, जब भी हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में संकल्प लेकर के बैठते हैं, क्या मजाल है कि आप उससे उठ करके निकल जाए संकल्प लेने के बाद। जो संकल्प को जानता है, समझता है। तो मेरा ये कहना होगा अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से और जाम्बू द्वीप के माध्यम से कि संकल्प की परिभाषा हम समझ करके माननीय प्रधानमंत्री और उनके साथ, क्योंकि हम हर एक, ये प्रजातंत्र है, हम एमएलए को भी जानते हैं, तो एमपीज को भी जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। सो उनसे मांग करने के साथ साथ हम कहें वी ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन, हियर इट आउट। एक संवाद तो हो, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष तो हो। तो माननीय प्रधानमंत्री, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैंने कान पे हाथ लगाया कि उन्होंने 25 साल की समय सीमा रखी और उस 25 साल के लिए नींव कहां डालेंगे, किस पत्थर के ऊपर, किन चट्टानों के ऊपर। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की नींव के लिए बड़ी बड़ी चट्टानें जो आपके आंध्र प्रदेश दूसरी जगह से लाई गई, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो भवन आपका, योर फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग, देन विद लाइटर आपके जो है राजस्थान वगैरह के पत्थरों से उसकी वो जिसके कैसे सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। बट द चेंज हैज टू बी ब्रॉट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट हैज टू बी डन। इसको जो है सुनियोजित तरीके से करना पड़ेगा, संवाद के माध्यम से करना पड़ेगा। और उसकी डिमांड है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, प्रजातंत्र में रह रहे हैं। जब हम प्रजातंत्र में, अगर इफ वी आर अवेयर वी कैन मूव द थिंग्स, हम लोग असहाय निसहाय नहीं है, ये मुझे लगता है। और मैं आपके माध्यम से ये अपने और लोगों को लेके कहना चाहूँ। बहुत सुंदर देवेंद्र जी आपने जो कहा है, और ये मतलब मुझे वाजपेयी जी की पंक्ति याद आ गई आपकी बात को सुन करके कि भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हमने कभी भूभाग जीतने का निश्चय नहीं किया, हमने 100 मानवों के हृदय जीतने का निश्चय किया। और आपकी बात को सुनकर के मुझे अचानक ही कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर जहां पर है, मुझे ध्यान आता है कि वहां पर सोम नाम की राजकुमारी हुआ करती थी, और उनको पता लगा कि उनके समुद्री तट पर जो है वो एक भारत से एक विमान दल आ रहा है, समुद्री दल आ रहा है। और उसने सोचा कि मैं जाती हूँ और उनको रोकती हूँ, वो अपने दल के साथ में वहां जाती है। शैलराज कौंडिल्य नाम था उस समुद्र दल के नायक का नाम। वो देखता है कि उसके सामने कुछ कंबोडिया की जो पूरी जाति खड़ी है बड़ी संख्या में, लेकिन नग्नावस्था में खड़ी है, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस सोमा। नग्नावस्था में वो वहां खड़ी है, और तब उसे समझ नहीं आता क्या करना है। लेकिन तब वो शैलराज कौंडिल्य एक तीर में कपड़ा बांधता है और कपड़ा बांध करके राजकुमारी सोमा तक पहुंचाता है उस तीर के माध्यम से, और उसे इशारों में बताता है कि इसे लपेट लीजिए। हमने कभी किसी देश पर वहां जाकर के भूभाग के लिए आक्रमण नहीं किया, हमने केवल उन्हें सभ्यता के सूत्र दिए कि ये सभ्यता के सूत्र लीजिए, अपनी संस्कृति के आधार पर अपना उन्नयन कीजिए। ये हमने किया है, और इसीलिए मैंने कहा कि भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। देवेंद्र जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। यहाँ दूसरा पुरुषार्थ जब अर्थ की बात आती है तो उसे पैसे से भी उसका चीज ली जाती है, लेकिन हमने धर्म वित्त काम मोक्ष नहीं बोला, हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला है। लेकिन जब वित्त व्यवस्था की बात आती है, हमारे देश में वित्त मंत्री है, जब वित्त मंत्री होंगे, वित्त व्यवस्था की बात आएगी, तो क्या ये वित्त व्यवस्था तामसिक वित्त व्यवस्था नहीं लगती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अर्थ काम मोक्ष है, दूसरा पुरुषार्थ तो अर्थ के रूप में आता है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे
तो क्या वो सात्विक नहीं होगी? तो तामसिक वित्त व्यवस्था से सात्विक अर्थव्यवस्था तक जाने का संकल्प हम किन आधारों पर पूरा कर सकते हैं, थोड़ा उसका प्रस्ताव भी स्पष्ट करें देवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोण से मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था, आपने मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार 1983 में चीन गया था और 1983 के चीन और आज के चीन में समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। खैर, उस समय पर मेरे समझ में ये आया कि चीन के एक राजदूत जो शायद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भी थे, उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, शायद अमेरिका में भी वो राजदूत रहे थे। तो उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं मुझे सही याद आ तो वूशी। तो वूशी ने कहा, अरे बड़ी मार्के की बात है, कि भारत ने चीन के ऊपर लगभग 2000 साल तक राज्य किया बिना एक भी सेना नायक भेजे, बिना एक भी शासक को भेजे हुए। वो जो भारत का रूल या उनका साम्राज्य जो चीन तक पहुंचा था, वो था सभ्यता, कल्चर के माध्यम से। आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में जो अभी बताया कि राजकुमारी कैसे आई और क्या उनके साथ रहा। और हाँ, भारत ने सभ्यता दी और वेदों में हमारे जो कहा गया है कि वहां की चीजों लो और अपने कृणवंतो विश्वम आर्यम वाली जो बात है उसको लेकर के करो। बिल्कुल आपने सटीक कहा। ये भी आपने जो कहा, अरे बहुत गंभीर विषय है कि अर्थ और वित्त, कि वित्त मंत्री तो हैं, अर्थ मंत्री कब बनेंगे? जिस दिन शायद वित्त मंत्री, जिनका जेएनयू से भी बैकग्राउंड है, तो वो सीतारमण जी और उनका शायद कैम्ब्रिज से भी उन्होंने पीएचडी वगैरह किया हुआ है। और हमारे जितने भी वित्त मंत्री आए आज तक, सबके सब पश्चिम से पढ़े हुए थे। और मनमोहन सिंह जी तो खास करके थॉमस मैनियार्ड कीन्स के सबसे बड़े झंडा बरदार उनको कहा जाता है। गलती तो यहां है, मार्ग तो यहां है। रहिए, उसको हमने बाद में लेके चुके, पहले देख लें। हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया, दानम भोगो नाशः स्त्रियो गतिर्भवन्ति वित्तस्य यो न दादते न भुंक्तस्य तस्य स्त्रियो गतिर्भवति। जो आपने वित्त और उसका तामसिक रूप कहा, मैं आपको धन्यवाद देते हुए उसके यहां लेकर के आता हूं, क्योंकि वित्त तामसिक है। इसके 3 ही रूप है। दान दे देना सत्कार्यों में, और दान की भी बहुत गंभीर परिभाषा है। भोग, अपने ऊपर संतुलित रूप में उपयोग कर लेना, उससे जीवन का आनंद लेना, मौज लेना नहीं। वो आनंद लेने की बात हो जाती है, आनंद मौज, जॉय एंड एंजॉय में जो फर्क है वो आनंद और मजे लेने में आ जाता है। तो दानम भोगो नाशः, समाप्त, नाश। तो धन की या वित्त की 3 गतियां हैं, दान भोग नाश। जो दान भी नहीं देता, सही ढंग से उपभोग भी नहीं करता है, उसका धन तीसरी गति को जाएगा। मैं अपने इस 61 साल के, होश आया होगा तो शायद 14-15 साल की उम्र में, तो यूं कह सकता हूं कि अपने आधी शताब्दी के अनुभव में जिन परिवारों को समृद्ध देखा था, उनको समाप्त होते हुए देखा। रेमंड के सिंघानिया साहब, उनका डेकोटा एयरक्राफ्ट उनके रेमंड के कंपाउंड के बाहर खड़ा रहता था, जिसको 2001 में आनंद दीघे के देहांत के समय पर उन्होंने उसको भी डैमेज कर दिया वगैरह, क्या क्या था वो अलग बात है। लेकिन मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो उनके अभी जो है उनके पिताजी जो है, और अखबारों में आया, आपने भी देखा होगा, सिंघानिया साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी संपत्ति बेटे को दे दी और वो अब मुझे जो है अपने मकान के किराए के लिए भी मैं
लाचार होकर के बैठ गया हूं। तो क्योंकि उन्होंने अपना जो पहले तो ये गंभीर विषय हो गया, चले जाएंगे, समाधान है, ये हमारा आज का विषय नहीं, लेकिन इस किस्म के आने वाले दिनों में आजकल हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि धनाढ्य परिवार और संपन्न परिवारों में फर्क क्या होता है। नवाओ रिच कारपेट बैगर्स, जिसको बैगर्स नहीं बैगर्स, तो नवधनाढ्य लोगों में पैसे की जो वाहवाही जो लूट करके चलते हैं, 3 जनरेशन दिखा दीजिए। तो वित्त और अर्थ, भारत की वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को, सात्विक अर्थव्यवस्था को लेके आएगी, तो उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वित्त और अर्थ में क्या फर्क है। वित्त का नेचर, उसकी प्रवृत्ति, उसके संस्कार क्या है वित्त के, वो समझ में आ जाए तो शायद वो अर्थ की तरफ चलेंगे। और जब अर्थ की तरफ आते हैं तो आचार्य कौटिल्य को हमें याद कर देना चाहिए, जिनके परिशिष्ट अर्थशास्त्र के परिशिष्ट में है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, और उसके बाद 7-8 और हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 3 सूत्रों के अंतर्गत हमें अपने राष्ट्र को सुखी बनाना है तो उसको धर्म के मार्ग में ले चलना पड़ेगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के मुताबिक, अर्थशास्त्र के मुताबिक। सो उन्होंने जो कहा था सुखस्य मूलम धर्म, सुख जनता के पास पहुंचे उनको धर्म के साथ, धर्म का मतलब रिलीजन तो कम से कम नहीं होता है, पर्यावरण उसका एक हिस्सा हो जाता है। जब हम लोग वित्त व्यवस्था में पर्यावरण को भी लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के चलते हैं तो अर्थव्यवस्था बन जाती है। सो तब उसका सात्विक रूप, फिर से आपको धन्यवाद, वो सात्विक रूप तब परिलक्षित होना शुरू होगा। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः। आप अर्थव्यवस्था, बिना अर्थ के आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके श्रम काल में पुरुषार्थ से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से जो कुछ भी संचयित हुआ, जिसको हम कहते हैं टैंजिबल या इनटैंजिबल, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, उसको जब हम ले, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। राज्य का मतलब द होल गवर्नेंस सिस्टम, द मैनेजमेंट सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो ये 3 बिंदुओं के ऊपर, और मानव का धर्म अर्थ काम, और थिरुवल्लुवर जी ने मोक्ष के ऊपर कुछ नहीं लिखा। धर्मपाल, अर्थपाल और कामपाल में उन्होंने लिखा जरूर, काम को कोई परहेज नहीं था, धर्म क्या होता है, और आचार्य कौटिल्य ने बिल्कुल स्पष्ट किया, यो न धर्मार्थो विवर्धति स कामः, जिससे धर्म की या अर्थ की विवर्धना नहीं होती वो काम है। तो जिस दिन, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन सब चीजों को लेकर के वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर के चलने के लिए, उन्हें कुछ विद्वानों के जो संस्कृति को जानते हैं, जानकार हैं, वो जानकार आगे नहीं आते हैं क्योंकि वो अवहेलना के पात्र, दे हैव बीन स्कॉफ्ड एट, दे हैव बीन नेग्लेक्टेड, दे हैव बीन लाफ्ड एट, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उड़ा रहे हैं, तो उनको आपको रखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने को-ऑप्ट करके, जिसको कहा जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाया, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जब वहां गए, पहला बैच, उनमें से शायद 40% बाहर निकल गए, तो उसमें एक ने टिप्पणी की कि जब हमें इंडक्शन प्रोग्राम के लिए लेकर के गए तो अंत में जो हमारा जो इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा, देखो तुमको यहाँ केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर तो लाया गया है, अपनी औकात में रहना है। तो ये जो अंग्रेजी काल से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उनको
अपनी औकात में रहना, क्योंकि आप कहीं भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वहां का चपरासी भी आपको आपकी औकात बनाने में गुरेज नहीं करता है। मैं सौभाग्य से मुझे अनुभव रहा विदेशों का। अगर मैंने अपने जिस क्षेत्र में मैं था, अपने जिसको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, क्योंकि उनके साथ मेरा संपर्क रहता था, उनको उन्होंने मैसेज किया हो, शर्तिया 24 घंटे के अंदर उनका जवाब मेरे पास आ जाएगा। अगर मैंने मीटिंग, कुछ सवाल जो रहे उसके जवाब वो उसमें बोल देंगे कि कब मुझे उसका जवाब मिलेगा, और उस समय पर अगर मैं फॉलो अप करता रहूं तो मीटिंग के लिए भी बुला देंगे। भले ही मीटिंग का निष्कर्ष ये निकले कि आई विल टेल, मैं इनको इसके बारे में लेकर के आता हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं, वहां तक रहे, लेकिन मुझे कभी भी उत्तर के लिए हताश नहीं होना पड़ेगा। 24 साल से भारत सरकार के विविध लोगों के साथ संपर्क में रहा हूं, और मान्यवर केसी पंत जी ने, उनके ऑफिस ने हमारी मीटिंग के बाद मैंने उनको जो कागज सौंपा था उसके ऊपर 1998 में एक जवाब दिया था, वो स्वीकार करता हूं। उत्तराखंड में बनने के बाद से मैं प्रदेश में हूं। कुल मिलाकर के 2 मैसेजेस मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोगों से मिले। आप फोन करिए, आपके फोन का उनकी कृपा होगी तो जवाब दे देंगे। लिखित में वो जवाब नहीं देते, क्योंकि उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि ये हमारी एक योजना है, इसके हमारे पास में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसको आप खड़ा कर दीजिए, इसकी परिभाषा दे दीजिए। लेने के बाद, जिसको कहते हैं दूध से मक्खी निकालने के जैसे उन्होंने जो किया सो किया, वो अलग लंबी कहानी होगी। कुल मिलाकर के एक चिट्ठी मुझे एक मिनिस्टर से मिली कि आप हमें इस समस्या के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कुछ करने के लिए कहिए, हम इससे बहुत परेशान हैं। बैठे, उसका समाधान भी दिया, स्वीकृत भी हुआ, लेकिन अंदर खाने जो खेल चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ रहा क्या रहा वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आपने जो अभी कहा वो बहुत मार्के की चीज है, और जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने जो अपना अमृत काल के लिए दिया है, और उनके कहे हुए कल 1 महीना होने वाला है। भारत के सजग बुद्धिजीवी जो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी उस तरह से त्रस्त न हो जैसे उनकी और पहले की पीढ़ियां आज तक 250 साल से आती चली गई। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आज मेरे जीवन का पहला दिन है। मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, बच्चों के भी जीवन को भी सुधारूंगा। उसको लेकर के चलने के लिए निवेदन करता हूं आपके श्रोताओं से कि इस पर आपके माध्यम से हम लोग अगली गोष्ठी में एक संवाद तो हो, उसमें साथ मिलकर के तो चले। संगच्छुद्धम संवदद्धम, हमारे माननीय आरएसएस के जो सरसंघ चालक अपने भाषण में तो कहते हैं, उनके ऑफिस से आप संवाद नहीं करने पाए। वो जो फिल्टरिंग सिस्टम है वो आरएसएस में भी वैसे ही चलता है। नो, जो गेट द्वारपाल जो है अलग अलग श्रेणी के, they will not let you go forward। अभी तक वहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, लेकिन जब जनता सजग हो जाएगी तो वो भी सुनेंगे, ये मेरा मानना है। आपने जो कहा है देवेंद्र जी कि ये मेरा मानना है, जनता जब सजग हो जाएगी तब बाकी सारे के सारे लोग भी सुनने के लिए आएंगे। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी कि हमारे यहाँ यथा राजा तथा प्रजा की बात भी बड़ी अच्छे तरीके से कही जाती है, और न जाने क्यों काफी समय से ऐसा लग रहा है कि अगले 10 वर्ष जो हैं वो हमारे लिए बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं। 10 वर्ष में तो हम इस पार चले जाएंगे, उस पार चले जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इवन ये भी कहा गया कि नवंबर तक अगर हम इस शासन की बात करें, वर्तमान शासन की, तो ये वर्तमान शासन जो है वो राज्यसभा में अपनी बहुमत पालेगा, और उसके बाद में अगले 3-4 महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास होंगे। उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी एक बड़ा बिल हो सकता है।
तो और उसके बाद में कुछ चीजें हमारे यहाँ देश में गलत हो सकती हैं जो सड़कों पर आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां हम उभय बल की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात आती है, और भगवान श्री कृष्ण उभय बल की बात किया करते थे, यानी कि मैं इसको एक थोड़ा सा आपसे आपको आप दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर भारती जी जो हमारे एक शंकराचार्य हुए हैं, उनके उनसे एक पादरी जो है वो डिस्कशन करने आया था, शास्त्रार्थ करना चाहता था। वो शास्त्रार्थ देवेंद्र जी केवल 2 मिनट चला था। 2 मिनट में बात बताई गई थी, जब कहा गया कि ना, वो पादरी कहता है कि लेट देयर बी लाइट, जो गॉड ने कहा, और कि प्रकाश हो जाओ, और प्रकाश हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसा हुआ, तो ये हमारे यहाँ भी हुआ ऐसे ही, लेकिन हमारे यहाँ वो भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे नहीं थे, हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे। तो उन ऋषि मुनियों के सामने कॉस्मोलॉजी जो है वो जरा दूसरी तरीके से निकल के सामने आती है, और प्रभु भगवान ये भी कहते हैं कि भैया पूछ लेगा तो पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं एक था और एक का अनेक होना चाहता हूं, इसलिए विस्तार करना चाहता हूं। ऐसे करके हिंदू कॉस्मोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती है, और ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती है। पॉइंट इज लाइक कि अगर आपको सामने वाले के बलाबल का, उभय बल का, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था, होता है, तो आप सामने वाले को चुटकियों में निपटा सकते हो। क्या हमारे वर्तमान शासन को इस बलाबल का, उभय बल का ठीक तरीके से ज्ञान है कि चुटकियों में निपटा देने की बात हो जाए? क्योंकि अगले कुछ वर्षों में या तो हम चुटकियों में निपटा देंगे या फिर निपटा दिए जाएंगे। अब इन दोनों में से हम किसी मध्यमा स्थिति में रहते हैं, या ऊर्ध्वगामी होते हैं, या अधोगति को प्राप्त करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे संकल्प, हमारे पंचप्राण, हमारे आत्मनिर्भर भारत, हमारे स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और जो चीता भारत में अब लाया जा रहा है नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, उस चीते का जो प्राण है, उस शेर का जो प्राण है, उस हाथी की जो बौद्धिक क्षमता है, उन सबसे भी निकल करके सामने आएगा। तो कार्यक्रम के अंतिम भाग में हमारी सैन्य क्षमता के बारे में भी आप, उसके बारे में किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा वो भी जिक्र करें, क्योंकि हम सैन्य क्षमता में बहुत अद्भुत रहे हैं। रक्षा की बात भी हमें करनी चाहिए। जी। आपने बहुत खूबसूरत कोण से इसको देखा और कहा बलाबल के ऊपर और श्री कृष्ण भगवान। और जब मैं इसके लिए मैं अपने आप को दिमागी तौर से मस्तिष्क के रूप से तैयार कर रहा था, तो पता नहीं क्यों ये भगवत गीता में उसकी जो उसके लिए एक श्लोक बहुत खूबसूरत है, आता है कि वो कहते हैं वहां कि जिसको शास्त्रों ने विस्तार में कहा है वो पद्मनाभ के मुंह से हमने भगवत गीता के गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मध्वनि श्रुतः। अगले में अगर आप समय देंगे और उसमें हम लोग जा सकें, तो भगवत इस बिंदु को लेकर के भगवत गीता के कुछ उसको मैं लेकर के आना चाहूंगा, जहां बलाबल का सवाल है। आज के स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, रणनीति के प्रबंधन के विषय में, जो जिस विषय से मैंने अपनी शिक्षा की और जिसको मैं जिसको हम प्रयोग में लेकर के आना चाहता हूँ, तो ये है जिसको उन लोग कहते हैं, जिसको कहा जाता है द स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। माननीय प्रधानमंत्री के इतने आसपास में जो लोग हैं, जैसे मैं हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के उनको मैं सुनता हूँ, तो ये लगता है कि हाँ, उस तबके के लोग जो स्ट्रैटेजी को जानते समझते और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे सौभाग्य मिला गीता सुब्रमण्यम थी जिन्होंने इंडिया फॉर सेल एक पुस्तक लिखी थी, और वो सन 90 के दशक के अंत में लिखी गई थी। और मैं, क्योंकि उस काल में भी मैं विदेशों की यात्रा कर रहा था, इंडियन एम्बेसी से काम इधर उधर सभी जगह पड़ता ही था, तो जब इंडिया फॉर सेल, मैंने कहा वाह, ताली बजाओ, श्री चित्रा सुब्रमण्यम जी। तो उस पुस्तक में उन्होंने जो किया अभी, और ये 10 साल बिल्कुल सही आपने कहा और पकड़ा, इन 10 सालों में या तो हम
ऊर्ध्वगामी होंगे या नीचे हम लोग जाएंगे, ये होगा। ये जो मैंने पहले आपके समक्ष रखा था, हमारी नींव कहाँ खड़ी हो रही है? क्या वो भुरभुरी रेत में है? अगर भुरभुरी रेत में है तो क्या हम चिदम्बरम मंदिर के जैसे उसको, उस सुपर स्ट्रक्चर को ऐसा खड़ा कर सकते हैं? वो तकनीक हमारे पास में है? वो तो लुप्त हो चुका है। लेकिन अभी अगर हमारी नींव, और ये 5 साल, इन 5 सालों में कुछ प्रकोष्ठों से, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि के वैकल्पिक बिंदुओं पर अगर काम करके, वैकल्पिक, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, इनके जो हमारे द फाउंडेशन हैज टू बी लेड ऑन दैट। जहां तक राजनीति के दांव पेच का, और अभी भारत जोड़ो में उनको लिया गया, जो कल तक जो है जेएनयू में नारे लगा रहे थे कि भारत टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको जो भारत जोड़ो में लेकर के जा रहा है वो है, लेकिन वी कैनॉट, हम लोग उस थ्रेट को, we should not, we must not, it will be suicide, ये आत्मघाती होगा if we ignore it, and I'm very certain the government is looking at it. But is the government involving the people inside it? Some within, जिसको हम लोग कहते हैं opinion makers, are they creating those opinion makers that can, जो जनता के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में जो सरकारी तौर से नहीं मिलना चाहते हैं, क्या उनके बीच में इन विचारों का रोपण किया जा सकता है? और मुझे ये लगता है, इस पे हम लोग गहराई से जब आपके पास समय हुए जाएंगे, और ये मुझे लगता है कि अगर संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री और उनका ऑफिस अमृतकाल को नजर में रखते हुए 1% भारतीयों को संकल्प लेकर के, जो हमारे छाती पे हाथ रख करके और जो संकल्प लिया जाता है, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, वो संकल्प नहीं, मैं पारंपरिक संकल्प की बात को लेकर के चलो। किस मजहब से, किस रिलीजन से आदमी आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको कहते हैं कमिटमेंट फॉर द कॉज, जो कर सकें उसके संकल्पित अगर 1% भी लोगों को 5 साल में, और उसकी विधि है, उसके तरीके हैं, उसके मार्ग भी है, 1% लोगों को अगर 5 साल में अमृत काल के लिए तैयार किया, भले उनकी उम्र 75 साल की हो, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को साथ में लेकर के चल लेंगे, उनके पास बुद्धि बल हमारे जो है पुरानी पीढ़ी के पास में है। आज की पीढ़ी में ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, विजडम में I still have to see people, मैं यंगर जनरेशन में वो विजडम फैक्टर को मुझे मुश्किल से कहीं देखने को मिले। They are clever, they can also be cunning, वो चतुर हो सकते हैं, लेकिन वो जो गांभीर्य जो विजडम में लेकर के आता है, वो पहले जनरेशन के पास जो था, वो अगले जनरेशन को उसके लिए तैयार कर सकती है। That part they can do। तो हमारा जो है, जो 3 ऋण माने जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण है, देव ऋण पर्यावरण को लेकर के चलता है, ऋषि ऋण के लिए अगर 5-10 साल तक ये खड़ा कर सकें, इस जनरेशन को लेकर के चल सकें, तो ऋषि ऋण चुकाते हुए उस नींव को प्रबल करने के लिए, ठोस बनाने के लिए 1% मात्र लोग चाहिए। They will have to be recruited, they will have to, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्रूट, असेस, सेलेक्ट एंड रिटेन, उनको लेकर के करने के लिए इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट इज नॉट एन इजी टास्क। और इस रणनीति को विपक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है, उनको पता है कि विच आर द वीक पॉइंट, फॉल्ट लाइंस, और उस फॉल्ट लाइंस के ऊपर जो आंतरिक सीमा रेखाएं हैं, उसको दे नो हाउ टू पुट इट थ्रू, कहां पर उसको फैलाना है, कहां पर तोड़ना है। और यहां पर अकेले प्रधानमंत्री का ऑफिस, अकेले सरकारी तंत्र, क्योंकि आधे सरकारी तंत्र कम से कम उनके साथ में है, मेरे अंदाज से ज्यादा है। तो इसको करने के लिए जो आपने रखा संभव है, किया जा सकता है, किसके साथ करें, लेकिन उसके लिए अंत में जब एक उंगली मैं आपकी तरफ उठाता हूं,
अपने श्रोताओं की तरफ उठाता हूँ, 3 नींदें जगाती है और वो कहती हैं तुझे भी तो कुछ करना है भैया। So we will have to be a part of this endeavor. एंड ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है, जो द्वारपाल है प्रधानमंत्री के और सारे मंत्रियों के ऑफिस में, हर मंत्री कितने दूध से धुले हुए हैं, राम भरोसे। लेकिन आपने एक शब्द किया कि यथा राजा तथा प्रजा, प्रजातंत्र में दैट इज द डिफरेंस, यथा प्रजा तथा राजा। ये अपनी स्ट्रेंथ जनता भूल चुकी है, उनको याद दिलाना पड़ेगा कुछ लोगों को, ओपिनियन मेकर्स को। और मुझे विश्वास है कि आपके जम्बूद्वीप की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आचार्य रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज जी जो आकर के बोलते हैं, इसमें आदरणीय दीदी कुसुमलता जी जो बोलती हैं, तो ये हाउ डू वी मेक देम टर्न दैट इनटू अ फोर्स, एक बल के रूप में इनको कैसे खड़ा करें, ये विषय, और ये हमको मिल करके करना पड़ेगा, अपने लोभ, अपने अहंकार, अपने भय को हटा करके। तो जितने भी आपके जो, और मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो यहाँ आकर के बोलते हैं, जो बोलते हैं, उनके भाषण आते हैं, वी विल हैव टू वर्क इट टुगेदर। ये मेरा अपना मानना है। बहुत सुंदर बात आपने अंत में कही है, और मुझे आपकी बातों के साथ साथ में मतलब मेरी एक्चुअली ये स्वभाव में शायद कि कुछ कुछ बातें कभी ना कभी याद आती रहती हैं। तो अभी अपने आप जब बात कर रहे थे, एक पैगन योद्धा का एक किस्सा आ गया ध्यान में, एक मध्ययुगीन पैगन योद्धा उन्हें कहा जाता है। तो वो एक उनके जो साम्राज्य था, उनका राज्य था, उस पर एक दूसरा देश जो है वो आक्रमण करता है, और वो अपने सिपह सालार के साथ में, अपने सेनापति के साथ में अपने राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के देखते हैं। सिपह सालार देखता है कि भैया सर, ये राजा जी, ये तो इतने सारे लोग हैं, ये तो हमें कच्चा दबा जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो वो पैगन योद्धा कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है देवेंद्र जी, कि अरे तुमको क्या ख्याल आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने सारे हैं, इन्हें दफनाएंगे कहां पर। पॉइंट इज, जिसकी सकारात्मक सोच होती है, विजयश्री उसी का वर्ण करती है, और विजयश्री वर्ण करने के लिए आगे बढ़ती है। आपको वो गले में जो भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहनते हैं, वो वैजयंती माला आपके गले में भी आ सकती है, लेकिन कब बांसुरी बजानी है और कब बांस बजाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बात अलग है कि निराशावाद और आलस, इन दोनों से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि अगर आपकी कोई रुचि है, आपकी कोई हॉबी है, तो अगर हम उसके लिए दिन में 24 घंटों में 15 मिनट भी दे दें, तो 6 महीने में क्या से क्या हो सकता है हम नहीं जानते। बस बात अलग है कि हम निराशावादी और जो आलस है, इससे दूर नहीं जा पाते हैं, इसलिए 15 मिनट भी निकाल नहीं पाते हैं। वो 15 मिनट निकाल के देखिए, वो चक दे इंडिया में 70 मिनट वाला डायलॉग भूल जाएंगे। आप 15 मिनट निकाल के देखिए, काम 6 महीने में हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी, आपका विशेष धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। और मैं निवेदन करूंगा हमारे दर्शकों से कि आपकी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराइएगा कि कैसा कार्यक्रम लगा और किस तरीके का कार्यक्रम अब और आगे के लिए चाहते हैं। आप हमें थोड़ा सा जो है उत्साहवर्धन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अपनी क्षमता जितनी आपकी बन सकती है तो हमें सहयोग भी करें, ऐसा आपसे निवेदन है। एक बार फिर देवेंद्र जी, धन्यवाद। आपको धन्यवाद, और आगे हम मिलकर के साथ चले, मेरी यही एक प्रार्थना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।